पेशेंट कैसे जज करें कि अब हमें ऑर्थो के पास ना जाके सीधा फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना है। फिजियोथेरेपिस्ट होता क्या है, पोस्चर है क्या चीज़, पोस्चर बिगड़ने से होता क्या है बेसिकली। फिजियोथेरेपिस्ट आपके लिए काम कर रहा है, वो आपकी रूट कोज के ऊपर काम कर रहा है, हाँ। न कि आपके सिम्टम पे। नीडलिंग होती क्या है ये? आपका रॉन्ग पोस्चर में मोबाइल यूज है, रॉन्ग पोस्चर में आप पढ़ रहे हो, रॉन्ग पोस्चर में आप कुछ एक्सरसाइज कर रहे हो। जैसे ही आपने रॉन्ग पोस्चर में कोई एक्सरसाइज करी, आपका पेन आना ही आना है। एक्सरसाइज से ज़्यादा करने से पहले आपको वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। ये क्यों जरूरी है सर? अगर आप पैसिव फिजियोथेरेपी करा रहे हो, मशीन चाहे आप महीना चले जाओ, 2 महीने चले जाओ, वहाँ पे आप बोलोगे कि मेरा ठीक है, हाँ, पेन, ओके। घर आ जाओगे, आपका दोबारा पेन स्टार्ट हो जाएगा। एक कोई एक्सरसाइज जिससे मैं पूरी बॉडी की एकदम से एक्सरसाइज हो जाए मेरी, और पूरी स्टिफनेस दूर हो जाए, मेरे पूरी बॉडी वार्म अप भी हो जाए, एक्सरसाइज भी हो जाए, कुछ ऐसी एक्सरसाइज होती हैं क्या? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त शालू गुप्ता। लेके आई हूं पॉडकास्ट विद शालू का एक नया एपिसोड, जहां पे हम आपको मिलाते हैं अलग अलग सब्जेक्ट के मास्टर्स से। आज मैं जिनको मिलाने जा रही हूं वो हैं डॉक्टर बलकार सिंह जी, जो कि एक बहुत ही फेमस फिजियोथेरेपिस्ट हैं, जो कि हमें बहुत सारी जानकारी देंगे इस एपिसोड में। वो हमें बताएंगे कपिंग क्या होता है, नीडलिंग क्या होता है, फिजियोथेरेपी इतनी क्यों इंपॉर्टेंट है, फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज में क्या अंतर है, या फिर फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज कैसे एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन में काम करती हैं, या फिर नी रिप्लेसमेंट, या फिर कोई भी सर्जरी, बॉन सर्जरी जब होती है तब फिजियोथेरेपी इतनी क्यों इंपॉर्टेंट होती है, या फिर वो हमें एक चीज़ और के बारे में बताएंगे कि फिजियोथेरेपी हम होम सर्विस के थ्रू भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको क्लिनिक जाके ही लेना है। सबसे बड़ी बात वो हमें फिजियोथेरेपी के बारे में बताएंगे कि फिजियोथेरेपी से आप अगर अर्लियर स्टेज पे फिजियोथेरेपी कराते हो तब आप कितना रिलीफ पा सकते हो। इसलिए आप इस एपिसोड को देखते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। अगर मैं कहूँ कि फिजियोथेरेपिस्ट सिर्फ फिजियोथेरेपिस्ट नहीं होते, वो एक पेन किलर डॉक्टर भी माने जा सकते हैं, क्योंकि आपको इमीडिएटली रिलीफ करवा देते हैं, आपकी मसल्स को रिलीफ करा देते हैं, जिससे क्या होता है कि आप इमीडिएटली रिलीफ कर लेते हो। पेन किलर के नुकसान हो सकते हैं, पर फिजियोथेरेपी कराने से कभी भी कोई नुकसान नहीं होता। आज हम इन चीज़ों को समझेंगे डॉक्टर बलकार सिंह जी से। डॉक्टर बलकार सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम फॉर इनविटेशन। सर, जैसे आप फिजियोथेरेपिस्ट हो, पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि फिजियोथेरेपिस्ट होता क्या है? मैम फिजियोथेरेपिस्ट जो फिजियोथेरेपी करते हैं उनको ही फिजियोथेरेपिस्ट बोलते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट एक प्रोफेशन है। फिजियोथेरेपी एक प्रोफेशन है जिसमें आपकी बोन से रिलेटेड, आपके जॉइंट से रिलेटेड, आपकी मसल से रिलेटेड, आपके पोस्चर से रिलेटेड, आपके कोई भी पेन, कोई भी आपका पेन हो, जॉइंट पेन हो, कोई किसी भी टाइप का पेन हो, उसका जो ट्रीटमेंट करते हैं उनको फिजियोथेरेपिस्ट बोला जाता है। ओके। और जो ये जिस प्रोफेशन को फिजियोथेरेपी बोलते हैं मैम। सर, जहाँ तक फिजियोथेरेपिस्ट की बात आती है, मैंने सुना है कि आप फिजियोथेरेपी में भी स्पेशल फॉर स्पोर्ट्स हो। वो क्या होता है सर? मैम जैसे जनरली फिजियोथेरेपी क्या होती है कि जैसे मैंने अभी बताया कि फिजियोथेरेपी एक आपके जॉइंट से, मसल से, उनसे रिलेटेड होती है। तो फिजियोथेरेपी में आफ्टर योर मेडिकल +2 आपको एक फिजियोथेरेपी कोर्स में जाते हैं। उसमें ओके। जो भी आपका 4.5 ईयर का कोर्स करने के बाद आप बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी हो जाते हैं। ओके। ठीक है। देन आपको अगर उसमें मास्टर्स करनी है, मास्टर्स जैसे डिफरेंट टाइप की मास्टर्स होती है हमारे इसमें फिजियोथेरेपी में। कुछ लोग ऑर्थो से रिलेटेड मास्टर्स करते हैं, कुछ न्यूरो से रिलेटेड मास्टर्स करते हैं, कुछ पीड से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड मास्टर्स करते हैं, जिसको पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी बोलते हैं। तो ऐसा ही एक फील्ड है स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी, जिसमें हम लोग स्पोर्ट्स से रिलेटेड अपनी फिजियोथेरेपी करते हैं। जिसमें एक स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट, आपके कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन होगा या स्पोर्ट्स टीम होगी, तो उनके साथ मिलकर हम लोग काम करते हैं। उनकी स्पोर्ट्स से स्पेसिफिकली क्या इश्यूज होते हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम है, उसी के अकॉर्डिंगली उनका ट्रीट करते हैं, उसी के अकॉर्डिंगली उनको असेस करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, देन उनको प्लान अप करते हैं कि रिहैबिलिटेशन और सब कुछ। तो ये एक स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट का काम है। सर, जब फिजियोथेरेपी की बात आती है तो कहीं ना कहीं आज के ज़माने में लोग समझते हैं कि हम फिजियोथेरेपिस्ट के पास तब जाते हैं जब बहुत पेन होता है, बहुत पेन, बहुत मसल पेन हो सकता है, चाहे शटिका, चाहे सर्वाइकल, चाहे और काइंड ऑफ पेन है। तो जो हम पेन किलर की बजाय फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके जल्दी रिलीफ में आ जाते हैं, ये कितना सच है? देखो मैम, पहले क्या होता था कि आपके पेन का ट्रीटमेंट होता था कि आप एक पेन किलर ले लो या ये कर लो, कुछ लगा लो,
पहले आपने देखा भी होगा, कोई रोटी लगा लेते थे, हाँ, गर्म कुछ बोलते थे कि हल्दी वाला दूध पी लो, ये कर लो, वो कर लो। तो उसके बाद थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हुआ, लोग डॉक्टर्स के पास जाने लगे, ऑर्थोपेडिशियंस के पास जाते थे कि हाँ मुझे ये पेन है या वो पेन है। तो उसके लिए जो ऑर्थोपेडिशियंस थे आपको एक पेन किलर दे देते थे, हाँ, या या आपसे फिर मूव टाइप्स दे या देते, कोई मूव हाँ टाइप दे देते हाँ थे लगाने के लिए, आपको बोल देते थे आप सिकाई कर लो, हाँ गर्म जी। करो। तो उससे क्या होता था कि एक टेम्परेरी रिलीफ हो जाता था। बट ऐसा नहीं है कि उन सारी चीज़ों से आपकी जो ओरिजिनल प्रॉब्लम ठीक नहीं होती थी। बट ओके। अब लोगों में अवेयरनेस बढ़ गई है। अब लोगों को पता है कि मेरे से अगर मेरी मसल से रिलेटेड कोई इशू है तो मैं मतलब किसी पर्टिकुलर डॉक्टर के पास ना जाके वो डायरेक्ट फिजियोथेरेपिस्ट के पास हाँ जाते हैं। जी। तो फिजियोथेरेपिस्ट उसमें क्या करता है कि आपकी प्रॉब्लम को असेस करेगा प्रॉपरली कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम है। तो अब लोग क्या करने लगे हैं, वो डायरेक्टली फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने लगे हैं कि हाँ मसल से रिलेटेड अगर कोई मेरा इशू है तो वो फिजियोथेरेपिस्ट ही ठीक करेगा। ठीक है। ठीक है, तो उसको जब वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं, उनको असेसमेंट करके उनको देखते हैं कि उनकी मसल टाइटनेस तो नहीं है, उनकी शॉर्टनिंग तो नहीं होगी है, उनके जॉइंट्स की जो रेंज है कि ओके। कितना उनका जॉइंट खुल रहा है, ऊपर जा रहा है, नहीं हो रहा है, पूरा फोल्ड हो रहा है, सीधा हो रहा है। तो उस तरीके से जब भी आप अगर आपको इन टाइप की प्रॉब्लम होती है तो तो आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास आप जाते हैं मैम। सर जब हमने फिजियोथेरेपी की बात की, पेन की बात की, है ना कहीं हम मैं खुद भी आपके पास काफ़ी बार आई हूँ, आपको पता ही है। हाँ जी, तो मेरे को शटिका कितनी भयंकर हुई थी, तो आपने 2-4 सीटिंग में मेरी शटिका को बहुत बहुत रिलीफ कर दिया था। तो एक चीज़ आती है यहाँ पे कि पेशेंट कैसे जज करें कि अब हमें ऑर्थो के पास ना जाके सीधा फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना है। मैम वही देखो, पहले जब अभी हम लोग बात कर रहे थे कि आप पहले ऑर्थोपेडिशियंस के पास जाते हाँ थे, जी। कोई भी आपको ज्वाइंट से रिलेटेड हो, मसल से रिलेटेड हो, वो जाते ही ऑर्थोपेडिशियन के पास हाँ जाते जी। थे। फिर ऑर्थोपेडिशियन उनको मेडिसिन देते थे या कोई मूव लगाते थे। देन उसके बाद आपको रिविजिट के लिए बोलते थे कि आप 10 दिन तक ये कोर्स पूरा करो, फिर वो रिविजिट करते थे। बट अब ऑर्थोपेडिशियंस भी फिजियोथेरेपी प्रोफेशन को हाँ सपोर्ट जी। करने लगे हैं। अब वो डायरेक्टली उनको पता है कि हाँ ये मैंने मेडिसिन दे देनी है, मूव लगा देनी है, उसको थोड़ा जो भी करना है, उसको जो भी मैंने कुछ और चीज़ें बतानी है, ठीक है। अब वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास रेफर करने लगे हैं। ओके। तो वो डायरेक्टली बेसिकली अगर मैं थोड़ी सी बात समझूं कि जो पेन किलर या फिर मूव टाइप्स जो भी मेडिसिन हैं वो परमानेंट इलाज नहीं है, वो टेम्परेरी इलाज है, जबकि फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके आपको लंबा इलाज मिल जाता है। मेडिसिन का जो ट्रीटमेंट होता है वो है टेम्परेरी है। बट जैसे ही आपका मेडिसिन का इफेक्ट खत्म हो जाएगा, पेन तो आपका रीजनरेट होएगा ही होएगा। हाँ। बट जैसे ही आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हो, वो आपके जो आपका कोज है, पेन हाँ का जी। कोज है, आपकी मसल टाइट है तो उसके ऊपर काम करेगा, आपके ज्वाइंट की मोबिलिटी कम है तो उसके ऊपर काम करेगा। तो जो फिजियोथेरेपिस्ट आपके लिए काम कर रहा है वो आपकी रूट कोज के ऊपर काम कर रहा है, हाँ। न कि आपके सिम्टम पे। दवाइयाँ ओके। क्या करती हैं, दवाइयाँ आपके सिम्टम के ऊपर काम करती हैं। हाँ और जी। जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो आपके रूट के ऊपर काम करेगा कि हाँ यहाँ से मेरी शुरू- प्रॉब्लम शुरू हुई है, तो हमने वो जड़ को ही ठीक करना है, न कि हमने ऊपर ऊपर से ठीक कर देना है। ओके। तो ये इसलिए बेसिकली ये directly- परमानेंट इलाज टाइप हाँ से ये परमानेंट होता है मैम। हाँ ओ, इस बहुत अच्छा। परमानेंट इलाज के बाद आपको कुछ उसकी प्रिकॉशंस करनी होती हैं, उसके लिए कुछ सजेशंस वो करते हैं, कुछ होम एक्सरसाइज होती हैं, या कुछ पोस्चर को सपोर्ट करने के लिए कुछ इक्विपमेंट दे सकते हैं, या फिर आपको बोलते हैं कि आपने कैसे बैठना है, कैसे आपने काम करना है, वो एक पोस्चरल गाइडेंस बोलते हैं उसको, वो आपको बोलते हैं मैम। सिर्फ पोस्चर कितना इम्पोर्टेंट है? क्या पोस्चर के साथ बिगड़ने से कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है? पहले मुझे ये जानना है कि पोस्चर है क्या चीज़? पोस्चर क्या होता है कि मैम, पोस्चर आपका जो बॉडी है ना पूरी की पूरी, वो कैसे रहेगी, वो सीधा रहेगी, आपकी टेढ़ा रहता है या कैसे रहता है, उसको पोस्चर बोलते हाँ हैं। जी। पोस्चर जैसे आप पेड़ लगाते हो ना, ठीक है, जब भी आप कोई भी आप नया पेड़ लगाते हो तो आप उसको सीधा खड़ा करते हो, हाँ जी। न कि आप इसको टेढ़ा करते हो या फिर किसी और वे में करते हो। तो हमारा जो पोस्चर है, बॉडी है, बॉडी आपको इरेक्ट होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए। ओके। नीज या गोडे जो आपके मुड़े नहीं होने हाँ जी। चाहिए, आपका हिप आगे पीछे ना होना चाहिए, आप आगे स्लाउच ना हो, आप ओके। नेक को ज़्यादा आगे नहीं रखते हैं, शोल्डर को थोड़ा आगे रखते हैं, तो इसको बोलते हैं पोस्चर। ओके। पोस्चर इरेक्ट पोस्चर होता है कि आपने सीधा रहना है। ओके। ठीक है, तो जितना बढ़िया आपका पोस्चर होगा, हाँ। उतना ही कम आपको पेन फील होगा। ओके। ठीक है, पोस्चर आपका एक की पॉइंट है आपकी बॉडी के लिए। ओके। ठीक है, चाहे आपका वो सिटिंग पोस्चर हो, चाहे वो स्टैंडिंग पोस्चर हो, चाहे आपका वर्किंग पोस्चर हो, किसी भी टाइप का कुछ भी पोस्चर हो, पोस्चर को आपने सबसे बेस्ट वे में इरेक्ट रखना है, सही तरीके से बैठना है, चाहे आप ड्राइव कर रहे हो। सर जब पोस्चर की बात आ रही है ना, पोस्चर बिगड़ने से होता क्या है बेसिकली? पोस्चर बिगड़ने का सबसे फर्स्ट इंडिकेटर है कि आपको पेन आएगा ही आएगा।
पक्का आएगा? पक्का आएगा, ठीक है। जैसे ही आप आप मोबाइल यूज करते हो, आप 2 दिन आप मेरे कहने पे मोबाइल यूज ऐसे करके देखो, हाँ। ठीक है। आपकी नेक में पेन ना आ जाए तो बोलना फिर मुझे, ठीक है। ये मतलब पेन आएगा ही आएगा अगर आएगा ऐसे ही करके आएगा, करोगे, ठीक है। तो ऐसे करके करना है। तो आपका जो फोन यूज हो ना, आपकी आईज के सामने हो, ठीक है। ओके। जब आप टेबल पे बैठे हो तो आप टेबल पे अपनी एल्बो रखो, तो सामने रखो। जितना आप फॉरवर्ड हेड करके वो करोगे तो आपका पोस्चर डिस्टरबेंस होएगा। तो आप नेक को आगे लेके जाओगे, आपका जो होल्ड करना था, जो आपने पूरी स्पाइन ने उसको होल्ड करना था, तो नेक का आगे चला जाए। एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक वर्ड होता है, हाँ जी। ठीक है। आपकी ग्रेविटी आपके हेड से लेके आपके पैरों में कैसे कहाँ होती है। जैसे ही आपका आगे चला गया तो वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पीछे वाली मतलब बैक से तो पीछे चली जाएगी। फिर उसको एडजस्ट करने के लिए आपकी जो स्पाइन है उसको पीछे जाना पड़ेगा, ठीक है। देन अगर ये स्पाइन गया तो आपका हिप का पोस्चर चेंज हो जाएगा। ये हो गया तो आपको नी पे जाना पड़ेगा। तो सबसे बेस्ट है कि आपका पोस्चर नी आपके फुट से लेके आपका हेड टू टो जो बोलते हैं, वो आपका पोस्चर परफेक्ट होना चाहिए। और यही आपका एक अगर रॉन्ग पोस्चर आपका पेन का इंडिकेटर है ही है। सर जब हम पोस्चर की बात कर रहे हैं तो आपके पास तो रोज ही रेगुलर पेशेंट्स आते होंगे जिनका पोस्चर बिगड़ा और उनको पेन हुई। पोस्चर बिगड़ने से कौन कौन सी पेन्स होती हैं, जैसे कि सर्वाइकल, शटिका, ऐसे कौन कौन सी और पेन्स होती हैं? देखो, पोस्चर बिगड़ने से जैसे मैंने अभी भी बोला था कि पोस्चर बिगड़ने से आपका पेन तो आना ही आना है, ठीक है। आपका सर्वाइकल पेन रॉन्ग पोस्चर की वजह से आएगा। आपका रॉन्ग पोस्चर में मोबाइल यूज है, रॉन्ग पोस्चर में आप पढ़ रहे हो, रॉन्ग पोस्चर में आप कुछ एक्सरसाइज कर रहे हो। जैसे ही आपने रॉन्ग पोस्चर में कोई एक्सरसाइज करी, आपका पेन आना ही आना है, ठीक है। अगर आप रॉन्ग पोस्चर में कोई जैसे आप जिम में एक्सरसाइज करते हो, स्क्वाट करते हो या डेड लिफ्ट करते हो, कोई भी एक्सरसाइज करते हो रॉन्ग पोस्चर में, आपका बैक पेन आपका रॉन्ग पोस्चर की वजह से बैक पेन तो आपका कंपलसरी आएगा ही आएगा, ठीक है। और जैसे आप हाउस होल्ड के काम करते हो, कुछ भी काम करते हो, अगर आप वो छोटे छोटे काम करते हो, ठीक है, और उसकी वजह से आपको नेक पेन आना ही आना है। एक चीज़ और आती है, जब हाउस होल्ड के काम की बात आई तो हम बेड उठाते हैं। अक्सर हमारे घरों में बॉक्स वाले बेड होते हैं जिसमें हमारा सामान होता है, तो बॉक्स वाले बेड अक्सर लेडीज़ को उठाने ही पड़ते हैं। क्या उससे भी पेन होता है? उससे पेन हो सकता है मैम। उसके लिए हम लोग मैं अगर उन लोगों को एडवाइस करता हूँ, मैं उनको बोलता हूँ कि अपना टमी स्क्वीज करके रखो, ठीक है। जब भी आपने करना, अगर आपने नीचे से कोई वेट उठाना है, कुछ लोग बोलते हैं कि मैंने तो 5 किलो वेट उठा रहा था, उसी में मेरे बैक का पटाखा बोलते हैं, जैसे कि बोलते हैं ये पटाखा बोल गया, वो पटाखा ही एक जैसे उसको बोलते हैं कि आपका जो जैसे वो पटाखा बोलते हैं, तो उसमें आपकी जो फेसेट लॉकिंग हो जाती है, आप वो लॉक हो जाते हैं वहीं पे। फिर वो ना उठ पाते हैं, ना बैठ पाते हैं, लेटते हैं तो फिर वो पेन इतना ज्यादा करता है, वर्टिब्राज ब्लॉक हो जाती हैं। वर्टिब्रा में फैसेट्स होते हैं, हाँ जी, हाँ जी। वो ब्लॉक हो जाते हैं, मूवमेंट उनकी ब्लॉक हो जाती है। तो वो अगर आप बेड उठाते हो, आप नीचे से कोई सामान उठाते हो, या आप कोई हैवी वेट आप लेके जाना है, तो ट्राई करो कि आपका जो कोर एरिया उसको स्क्वीज रखो। कोर एरिया ही आपका बेसिकली उस पे प्रेशर हो जाएगा, वो स्क्वीज होने से आपकी जो मसल्स है ना, वो इकट्ठे होके काम करेंगी आपकी कोर की, और आपके बैक के ऊपर वो डायरेक्ट प्रेशर नहीं डालेंगे। वो उठाने के टाइम भी आपको कोर एरिया को बिल्कुल करना चाहिए। आप इसको भूलो ही मत, आप इसको ट्राई रखो। हर बार ये रखो कि मैंने मेरी जो अपने बेल्ट लगाते हो ना ऊपर, ऐसी बेल्ट हमारे अंदर है, उसको भूलो ही मत कि उसको बेल्ट को सारा दिन लगा के रखो। चाहे आप चल रहे हो, चाहे आप अपना घर का काम कर रहे हो, चाहे आप एक्सरसाइज कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उस कोर को एंगेज रखो। उसको कोर एंगेजमेंट बोलते हैं। बल्कि हम लोग तो कोर एक्टिवेशन बताते हैं जब भी हम लोग किसी को भी कोई भी बैक पेन के लिए कोई भी हमारे पास पेन के लेके आता है, तो हम लोग उसको जो भी पेन रिलीव करने के बाद उसको बोलते हैं कि ये एक्सरसाइज आपने करनी है। हम उसको 10-12 एक्सरसाइज बोलते हैं कोर एक्टिवेशन की। कोर एक्टिवेशन बिल्कुल माइनर उससे एक्सरसाइज से स्टार्ट होता है, छोटी छोटी एक्सरसाइज होती हैं, बट वो बोरिंग एक्सरसाइज होती हैं, लोग करते नहीं हैं, बट वो करनी चाहिए। आपका जितना स्ट्रॉन्ग कोर होएगा, पेन फ्री रहोगे आप लाइफ टाइम। ओह दैट्स ग्रेट। ये तो मुझे लगता है बहुत सारी ऑडियंस को आज नई जानकारी मिली है कि कोर को एंगेज करने से आपकी आपकी बैक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना? पोस्चर से। फिर हम फिजियोथेरेपी पे आते हैं। जब हम फिजियोथेरेपी, मैंने भी आपसे बहुत बार ली हैं सीटिंग्स, और मैं मानती हूँ कि यू आर बेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट। आप मशीनों से ना देख के आप हाथों से भी एक्सरसाइज करवाते हो, वो क्या है सर? पहले मुझे वो जानना है आपसे। मैम, फिजियोथेरेपी में क्या होता है कि फिजियोथेरेपी 2 टाइप से होती है, एक
पैसिव फिजियोथेरेपी होती है, जिसमें आप कोई भी किसी भी फिजियोथेरेपी क्लिनिक में जाते हो, जो आपको मशीन लगा देते हैं। कोई टेंस मशीन होती है, अल्ट्रासोनिक मशीन होती है, IFT होती है, या कुछ और बोल देते हैं कि मुझे ये करवाना है, वो लगा देते हैं। तो एक ये इसको बोलते हैं हम लोग पैसिव फिजियोथेरेपी। हाँ जी सर। पहले पैसिव फिजियोथेरेपी ज़्यादा यूज करते थे, फिर दूसरे इन्वेंट हुआ एक्टिव फिजियोथेरेपी। एक्टिव फिजियोथेरेपी में क्या आता है कि आपको अगर पेन के साथ आपको मशीन्स की रिक्वायरमेंट है, लगाओ। हाँ जी सर। कोई दिक्कत नहीं है, लगानी भी चाहिए। हम ये नहीं कहते कि किसी को नहीं लगानी, हम भी लगाते हैं अगर नीड होती है। उसके बाद आपकी मसल्स के ऊपर हमने वर्कआउट करना है कि आपकी मसल यहाँ से टाइट है, हमने उसको रिलीज करना है मैनुअली। अगर हमें लगता है कि उसकी शॉर्टनिंग हुई है, उसको स्ट्रेचिंग भी कराते हैं। हमें लगता है कि वो वीक हुई है, उसके लिए स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज भी कराते हैं। तो बेसिकली तो वो आप फिजियोथेरेपी के बीच में ही करवा देती हो ना? बीच हाँ, में। वो उसी में नीड होती है। ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँ कि भाई वो उसके लिए अलग चीज़ होती है। वो मशीन्स, आपका हीट पैक, कोल्ड पैक जो भी यूज होता है, देन उसके बाद आपकी मसल स्ट्रेचिंग, मसल रिलीजिंग और आपकी मसल स्ट्रेंथनिंग, ये उसमें जरूरी है। तो इसको बोलते हैं कि हम लोग एक प्रॉपर बाइंड अप हो जाता है। ये सबसे जरूरी है। अगर आप पैसिव फिजियोथेरेपी करा रहे हो, मशीन, चाहे आप महीना चले जाओ, 2 महीने चले जाओ, वहां पे आप बोलोगे कि मेरा ठीक है पेन, घर आ जाओगे आपका दोबारा पेन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आप कितने दिन कराते रहो। ये भी एक नई चीज पता लगी है लोगों को। ये आपका एक पेन किलर की तरह है। ठीक है, आप कितनी बार भी कराओ, और मोस्टली फिजियोथेरेपिस्ट यही करते हैं। मैं तो खुद आपके पास गई तो फर्स्ट टाइम मैंने देखा था कि कोई फिजियोथेरेपिस्ट हाथों से रिलीज कर रहा है उसकी पेन को, हाथों से ठीक करने की कोशिश कर रहा है, एक्सरसाइजेस करवाते हो, पर बाकी फिजियोथेरेपिस्ट ऐसा कुछ नहीं करवाते हैं, है ना? नहीं करवाते मैम, कोई भी नहीं करवाता। मैक्सिमम फिजियोथेरेपिस्ट अपना मशीन लगा के अपनी चेयर पे जाके बैठ जाते हैं। और जब वो मशीन बीप करती है या मतलब उसका टाइम हो जाता है, फिर वो दूसरी मशीन यूज करते हैं, दूसरी को लगा देते हैं। हीट पैक लगा दिया, कोल्ड पैक लगा दिया, चलो जी जाओ जी। इस तरीके से तो आप पेशेंट को मतलब कितने दिन भी बुलाते रहो। ठीक है, आप क्या बोले उस चीज के लिए, मैं कुछ मतलब ऐसे वर्ड तो नहीं बोलने चाहिए कि हाँ आप पेशेंट को भी चीट कर रहे हो। ठीक है, और आप अपना काम प्रॉपरली नहीं कर रहे हो। नहीं, बेसिकली ये आपके कोर्स में भी बीच में था कि आपको सिखाया जाता था ये भी, आपने हाथों से भी उस का पेन को रिलीज करना है, बट ऐसा कोई करता नहीं है। मैम बिल्कुल सिखाया जाता है, हमारे कोर्सेज में आता है। मैनुअल थेरेपी इसको बोलते हैं। मैनुअल थेरेपी हमारे कोर्सेज में आता है। तो उसमें थोड़ा सा इतना डीपली नहीं जाते। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस में रहते हो तो थोड़ा आपको आता रहता है। बट इसके लिए मैंने एक स्पेसिफिकली कोर्स किया था, एक CMT बोलते हैं, सर्टिफिकेशन इन मैनुअल थेरेपी। वो मैंने एक कोर्स किया था, 6 मंथ का कोर्स किया था। देन उसके बाद मैं मेरी तरफ से बताऊं तो मैं मशीन तो भूल ही चुका हूँ। आप तो हमेशा हाथों से करके और नीचे लटा के लोगों को फिर एक्सरसाइज कराते हैं, जिससे इमीडिएटली रिलीफ भी आता है। वो डिपेंड करता है कि बॉडी वेट और बॉडी का पोस्चर। कुछ लोग आते हैं कि जो बेड पे बैठ भी नहीं पाते बेचारे, या चढ़ नहीं पाते हैं, तो वो डिपेंड करता है मैट पे कराना है, बेड पे कराना है, या कहीं किसी और तरीके में कराना है। तो वो पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे ऑडियंस को कुछ बताना चाहूँगी आपके बारे में। मुझे खुद पॉडकास्ट करते करते बहुत सारा पेन था, बहुत सारा। शटिका मेरी बहुत बैडली हो गई थी, तो मैं सर के पास 4 या 5 टाइम गई होंगी सिटिंग के लिए। तो उसमें क्या था कि सर ने फिजियोथेरेपी तो की जो मशीनों से होती है, साथ साथ में उन्होंने अपने हैंड से मेरे पेन को रिलीज़ करवाया, तो उससे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ हुआ। मेरे को आज से पहले कभी मुझे ऐसा इंसान नहीं मिला था, या ऐसा कोई फिजियोथेरेपिस्ट नहीं मिला था जो ऐसे भी रिलीज़ कराता है, जो मैनुअल भी रिलीज़ करवाता है पेन को। तो वो मुझे लगता है कि एक आप ही हो, ट्राई सिटी में भी आप ही हो, बाकी शहरों का तो नहीं मैं कह सकती, पर ट्राई सिटी में एक इकलौते फिजियोथेरेपिस्ट आप हो जो हाथों से भी रिलीज़ करवाते हो। मैं अभी एक चीज़ और जानना चाहूँगी सर, जैसे हम मशीन की बात कर रहे हैं ना, जो कि कॉमनली हमने बात ही की अभी कि मैक्सिमम फिजियोथेरेपिस्ट सिर्फ और सिर्फ मशीन लगाते हैं, उसमें एक वाइब्रेशंस निकलती हैं जो करंट टाइप्स होता है, बहुत बहुत ही कम छोटा सा करंट लगता है। क्या उसके नुकसान होते हैं बॉडी को? नहीं मैम, उसके नुकसान नहीं है। वो जो मशीन होती है, जैसे टेंस मशीन होगी या ये भी अलग अलग रहती हैं? ये अलग अलग होती है, बहुत सारी मशीन्स होती हैं। ओके, ये अलग अलग क्यों रहती है? पहले तो मुझे इनके बारे में जानना है। ये डिपेंड करता है आपकी कंडीशन टू कंडीशन की हमने कौन सी, आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने कौन सी मशीन लगानी पड़ेगी, या जैसे उसमें इंटेंसिटी होती है, उसमें फ्रीक्वेंसी होती है, वो किस टाइप की फ्रीक्वेंसी, किस टाइप की इंटेंसिटी लगानी है, वो अलग अलग मशीन से और अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग लगाते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है कि अगर आप ये लगाते हो,
इसका फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बोलता हूँ कि थेराप्यूटिक करंट्स होते हैं। ओके ठीक है, तो इसका आपकी बॉडी के लिए कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ओके साइड इफेक्ट के लिए हमें कॉन्ट्रा इंडिकेशन एक वर्ड होता है कि Okay. कॉन्ट्रा इंडिकेशन है उस चीज़ की कि उसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। उस साइड इफेक्ट वो अलग पार्ट रहता है। उसके लिए जैसे आपका प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए। ओके प्रेगनेंसी में फिजियोथेरेपी कभी करानी ही नहीं चाहिए? नहीं, फिजियोथेरेपी कराते हैं हाँ। बट मैकेनिकल एडवाइजेबल नहीं है। ओके मशीन वाली वाली जो advisable physiotherapy है, नहीं वो है। एडवाइजेबल नहीं है। उसके लिए आपका मसल रिलीज, स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग ये करा सकते हैं। ओके इससे ठीक है, ज्यादा नहीं। आपकी बॉडी में कोई इम्प्लांट लगाओ, नी नी प्लांट रिप्लेस होता है हाँ। या कुछ और Hip फ्रैक्चर plant, के उस पे कुछ भी इम्प्लांट लगते हैं। हाँ। ठीक है, तो हम लोग उस पे वो नहीं लगाते हैं। आपका वुंड होता है, जैसे कि कच्चा वुंड होता है, घाव हो गया हाँ, कोई, हाँ। उसके ऊपर ऐसे मतलब इस तरीके से अलग अलग कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होता है जिसमें हम लोग ओके। बोलते हैं कि यहाँ पे नहीं लगानी। बट वैसे जनरल यूज में आप कभी भी कोई भी मशीन कैसे भी यूज कर सकते हो, उसका ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ओके कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं हाँ है जी। सर। उसके बाद जब फिजियोथेरेपी कर दी जाती है ना, उसको थोड़ी थोड़ी वाइब्रेट होती हैं, उस पर निकल जाती हैं। उसके बाद समटाइम्स डॉक्टर देते हैं कोल्ड पैक्स और कुछ डॉक्टर देते हैं हीट पैक। क्या ये बॉडी पार्ट के अकॉर्डिंग दी जाती है कि नहीं, डॉक्टर्स की मर्जी होती है कि कोल्ड या हीट पैक देना है? नहीं, ये डॉक्टर की मर्जी नहीं होती कि उसने आपको कोल्ड देना है या हीट पैक देना है। अगर आपकी रिसेंट इंजरी हुई है कोई भी और आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हो, हाँ जी। तो हम लोग फर्स्ट 72 आवर्स के लिए हम लोग बोलते हैं कि आपको कोल्ड पैक यूज करना चाहिए। ओके। ठीक है, और आपकी बॉडी में अगर स्वेलिंग है, इन्फ्लामेशन है, तो आपको कोल्ड पैक यूज करना चाहिए। ओके आपका जनरल पेन है, बोलो कि मुझे बैक पेन है, मुझे नेक पेन है, उसके लिए आप ट्रीटमेंट कराने जाते हो, आपकी मसल टाइट होती है उस टाइम में, तो हम उस टाइम आपको हीट पैक देते हैं। कोल्ड पैक और हीट पैक में डिफरेंस ये है कि एक वेजोडाइलेशन एक वर्ड होता है। जैसे आप हीट पैक लगाते हो तो आपकी जो अंदर की ब्लड वेसल्स हैं वो ओपन अप होती हैं, डायलेट होती है, ब्लड सर्कुलेशन वहाँ पे आपका बढ़ता है। ऐसे ही जो कोल्ड पैक होता है, जो कूलिंग पैक जिसको बोलते हैं, आइस पैक भी बोलते हैं, वो आपका वेजो कंस्ट्रिक्शन कराता है। वो वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन को थोड़ा सा मतलब उसी एरियाज के लिए उसकी इम्प्रूव करवाता है। ओके तो इसलिए इस तरीके से हम लोग बोलते हैं कि आपको कोल्ड पैक देना है या हीट पैक देना है। ओके स्वेलिंग में, आपके इन्फ्लामेशन में, आपकी रिसेंट इंजरी में हम लोग आपको कोल्ड पैक ही देते हैं। फर्स्ट 3 डेज बोले या 72 आवर्स बोले। ओके अगर आपको जनरल पेन है, नेक पेन, बैक पेन, नी पेन, कोई भी ऐसा पेन है, तो हम लोग काफी टाइम मतलब जैसे क्रोनिक बोलते हैं इसको, हाँ जी। तो क्रोनिक में हम लोग आपको हीट पैक एडवाइस करते हैं। सर जब हम कोल्ड पैक और हीट पैक की बात ही कर रहे हैं तो मैंने देखा है कि घर में भी हम कई बार होता है कि मूव लगा के या फिर वॉलनी लगा के या फिर कोई और पेन किलर लगा कर फिर हम उसके ऊपर हॉट पैक ले लेते हैं जहाँ कोल्ड। क्या वो भी इफेक्टिव उतना ही होता है? देखो, अगर आप हीट पैक लगाते हो उसका आपको नुकसान नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, चाहे आपको घर में कोई भी पेन हो। हाँ, बट ये आपकी क्रोनिक केसेस की बात कर रहा हूँ मैं। ओके अगर आपको रिसेंट इंजरी हुई है, आप चल रहे हो, आपका पैर मुड़ गया, ठीक है, मान के चलो आप चल रहे हो, आपका सडनली आपका पैर मुड़ गया, जिसको मोच बोलते हैं। जिसको मोच बोलते हैं, तो उस टाइम आपको फर्स्ट 3 डेज या 4 डेज के लिए आपको कोल्ड पैक ही यूज करना चाहिए। मूव लगाओ, क्रैप बैंडेज करो, कोल्ड पैक करो, ये आपका फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट जिसको बोलते हैं। इन चीज़ों से आपका नहीं ट्रीटमेंट हो रहा है या नहीं आपको इफेक्ट पड़ रहा है, देन यू जस्ट मतलब मैं आपको बोलूँ कि यू मस्ट हैव टू विजिट अ फिजियोथेरेपिस्ट। और जो भी है, उन्होंने, अगर आप ऑर्थोपेडिशियन के पास इस चीज़ के लिए जाते हो, उन्होंने आपको पेन किलर देनी है, मूव लगानी है, जो यही चीज़ें होती हैं। हाँ। इसका फिर आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हो, तो पहले ही अब विजिट फिजियोथेरेपिस्ट के पास कर सकते जाते ही हैं। अब तो मैक्सिमम यही अब तो करने लोग लग गए हैं। अब खुद ही करते हैं। अब मैं भी तो खुद ही आपके तो पास आई इसके थी। जैसे हमारे स्पोर्ट्स में भी बोला जाता है और हम लोग जनरल लोग पॉपुलेशन को भी बोलते हैं, इसका एक राइस ट्रीटमेंट बोलते हैं, RICE। ओके वो क्या होता है सर? राइस मतलब RICE 4 वर्ड से बना है। R से आपका रेस्ट होता है, हाँ जी। कि आपने सबसे हो सके जब भी आपको किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे चोट लगती है, तो आप सबसे पहले उस पार्ट को रेस्टिंग मोड में रखो, ओके उसको यूज ना करो। ठीक है, अगर आपके एंकल में चोट लगी है तो आप ट्राई करो कि आप ज्यादा चलो फिरो ना। ठीक है, देन उसके बाद होता है आइस एप्लीकेशन, आई फॉर आइस एप्लीकेशन। वो आप उस पार्ट पे आइस लगाओ, ठीक है, और जिससे आपकी पेन और स्वेलिंग आपका कम हो। देन उसके बाद C फॉर कंप्रेशन। कंप्रेशन मतलब उसको थोड़ा सा बांध के रखो। बांध के मतलब ऐसा नहीं कि किसी रस्सी से या उससे, जैसे क्रैप बैंडेज होती है या कोई बाइंडर होता है, या कोई भी आपका सपोर्टिव, जैसे हम नी गार्ड पहन लेते हैं या ऐसा कुछ, उसको कंप्रेस करके रखो जिससे आपकी स्वेलिंग ज्यादा ना बढ़े। ठीक है, देन उसके बाद होता है E फॉर एलिवेशन। एलिवेशन मतलब उसको आप, अगर आपके हाथ में चोट लगी ना, आप इसको नीचे लटका के रखोगे तो ये स्वेलिंग से भरेगा। तो ट्राई करो आप इसको थोड़ा ऊपर रखो जिससे आपकी एलिवेट रहे और ये स्वेलिंग ज्यादा ना रहे। तो इसके राइस जो एक प्रोटोकॉल है
वो लेके चलिए आप इसके लिए। से जब फिजियोथेरेपी की बात आती है तो फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज, मैं इन दोनों में अंतर समझना चाहूँगी पहले तो, क्योंकि फिजियोथेरेपी भी एक काइंड ऑफ एक्सरसाइज ही है जहाँ तक मुझे लगता है ना। क्या रेगुलर एक्सरसाइज करने वालों को फिजियोथेरेपिस्ट के पास कम विजिट करना पड़ता है? ये तो है ही, आपने बोला कि अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करोगे मसल वेस्टिंग आपकी कम होएगी, मसल की स्ट्रेंथ बढ़िया रहेगी। अगर आप स्ट्रेचिंग अच्छी कर रहे हो तो आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी रहेगी, आपकी जॉइंट की मोबिलिटी अच्छी रहेगी। तो डेफिनेटली अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो आपको फिजियोथेरेपिस्ट के पास कम जाना पड़ेगा। ओके, अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तो जाना ही पड़ेगा। हाँ। बट कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि अगर आप एक्सरसाइज भी करते हो फिर भी आपको पेन रहता है, ठीक है। ओके। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कितने सारे लोग हैं जो जिम जाते हैं, हाँ जी। उनको पेन रहता है, बैक पेन रहता है, ठीक है, कोई नेक पेन रहता है, कोई बोलते हैं मेरे नी में पेन है, शोल्डर में पेन है। तो ये चीज़ें मतलब जैसे आपकी जो आप एक्सरसाइज करते हो उसमें होता है कि कई बार आप कोई गलत तो नहीं कर रहे हो, ओके। ठीक है, सबसे जरूरी है जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो उसके साथ कोई आपको इंजरी तो नहीं हो गई हो। ओके। अब इंजरी हो गई है, मोस्टली लोगों को छोटी इंजरी होती है फर्स्ट में, ओके। तो बट वो एक्सरसाइज रोकते नहीं, करते रहते हैं करते रहते हैं, तो वो इंजरी उनको बड़ी लगता है होती कि है। कॉमन पेन है हाँ, ये। वो कॉमन पेन है तो वो बड़ी होती जाती है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो तो आपको जाना ही पड़ेगा। और एक्सरसाइज के ड्यूरिंग अगर आपको पेन आ रहा है तो फिर आपको एक फिजियोथेरेपिस्ट से विजिट कर लेना विजिट चाहिए। कर लेना चाहिए। आपको उसको बताना चाहिए कि भाई मैं ये एक्सरसाइज कर रही हूँ, या कोई भी पर्टिकुलर पर्सन ये एक्सरसाइज करता है उसको फिर भी पेन रहता है, तो मीन्स कि उसको या तो एक्सरसाइज सिलेक्शन गलत है, ओके। या वो उसका डूइंग जो एक्सरसाइज जैसे वो कर रहा है वो गलत कर रहा है, या वो ज़्यादा कर रहा होगा, कुछ ठीक ना है, कुछ ये भी गड़बड़ हो। है तो कहीं कहीं ना कहीं एक जो एक गैप है वो रहेगा ही रहेगा, और वो उस गैप को भरने के लिए आपको एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास विजिट कर लेना चाहिए। सर जब मैं आपकी क्लिनिक गई तो मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को वहाँ पे देखा, तो आप कुछ नीडलिंग के साथ कर रहे थे। पहले तो मुझे उस प्रोसेस के बारे में जानना है कि नीडलिंग होती क्या है ये? जैसे आप इंजेक्शन लगवाते हो हाँ ना, जी। तो वो नीडल्स होती हैं, उसके अंदर एक होल होता है जिसके थ्रू आपकी मेडिसिन बॉडी में चली जाती हाँ है। जी। तो जो हम लोग नीडल यूज करते हैं ना उनको ड्राई नीडल बोलते हैं। वो ओके। बहुत ही बारीक होती हैं, ओके। जो उसके अंदर कोई मतलब होल नहीं होता, ओके। तो इसलिए उनको ड्राई नीडल बोलते हैं, ठीक है। ओके। तो वो ड्राई होती हैं, बिल्कुल बारीक होती हैं, 0.25 mm उसका एक डायमीटर होता है, ठीक है। तो हम लोग जब भी आपकी कोई मसल टाइट होगी, ये भी पेन के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है? हाँ डेफिनेटली मैम, पेन के लिए ही यूज करते हैं। जब भी आपकी मसल में टाइटनेस होती है, जब हम लोग उसको टच करके देखते हैं कि भाई यहाँ पे आपकी टाइट है, तो अगर हमें वहाँ पे एक लंप सा मिलता है टाइट, हम लोग उसको बोलते हैं ट्रिगर पॉइंट, ओके। ठीक है। तो उस ट्रिगर पॉइंट को ढूंढ के, वो एक भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है, कितने भी हो सकते हैं, तो हम लोग उसको ढूंढते हैं, वहाँ पे फिर हम लोग नीडल करते हैं। तो नीडल करने से हम लोग जब उस लंप पे या ट्रिगर पॉइंट पे नीडल करते हैं तो वो अंदर से वो ब्रेक होता है। ब्रेक मतलब ऐसा नहीं कि वो टूट के बिखर जाएगा, ओके। तो उसमें क्या होगा, जैसे हम लोग वहाँ पे करेंगे तो उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगी। बेसिकली पंचरिंग होगी ये? पंचर ही है, डायरेक्ट पंचरिंग नहीं है, पंचर ही है। ओके, है ही Sorry. पंचरिंग है। हाँ, पंक्चर ही है कि हम Okay. लोग उसको पंक्चर ही कर रहे हैं। तो पंक्चर करने से वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगी, तो हमारी जो मसल है वो ऐसे जिग-जैग वे में मतलब इस तरीके से काम करती है। Okay. जैसे ही वहाँ पे पंक्चर होएगा, यहाँ पे लुब्रिकेशन होएगी, Okay. आपका जो वो ट्रिगर पॉइंट है वो ब्रेक होगा, और वहाँ की जो मसल्स की रिलैक्सेशन हो जाएगी, एडहेशन बना हुआ था, हाँ। टाइटनेस बनी हुई थी, वो टूटेगी, और फिर आपकी मसल्स की जो स्ट्रेचेबिलिटी है, जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, वो बढ़ जाएगी। जो नीडलिंग है क्या ये सारे पेशेंट्स पे हो सकती है कि नहीं, ये पर्टिकुलर कुछ पेशेंट्स पे ही होती है? नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि हम लोग सारे पेशेंट्स पे नीडलिंग करते हैं। अगर आपके ट्रिगर पॉइंट नहीं है, आपकी मसल टाइटनेस नहीं है, तो हमें नीडलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसको पेन का कुछ और रीज़न हो सकता है, उसका जॉइंट से रिलेटेड पेन हो सकता है, उसकी मसल वीक हो सकती हैं, तो वो डिपेंड करेगा। हमने फाइंड आउट करना है कि भाई आपकी जो प्रॉब्लम आप लेके आए हो मेरे पास, उसका रीजन क्या है। रीजन क्या है? अगर उसमें हमें लगेगा कि मसल टाइटनेस है तो ही हम ड्राई नीडल करते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं हर किसी को कहता हूँ, बहुत सारे फिजियोज हैं जो करते हैं, हर किसी पेशेंट को ड्राई नीडल कर ही देते हैं कि हाँ नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लोग करें ही करें। सर अब ना मैंने इंस्टाग्राम पे बहुत सारी वीडियोस देखी जिसमें कप को लेके बैक के ऊपर लगा दिया जाता है, कईयों में तो ब्लड निकल रहा होता है और कईयों में नहीं ब्लड निकल रहा होता, वो भी क्या फिजियोथेरेपिस्ट करते हैं? उसको बोलते क्या है पहले तो? मैम उस टेक्निक को बोलते हैं हम लोग कपिंग थेरेपी। ओके, कपिंग थेरेपी क्या होता है कि वो एक
कप्स होते हैं, हाँ जी। एक पंप के थ्रू हम उसमें सक्शन क्रिएट करते हैं। ओके। पहले मतलब ये ऐसा नहीं है कि अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, पहले बहुत एंशियंट टाइम से ही ये यूज हो रहा है। ओके। पहले आपने पर पहले इंस्टाग्राम नहीं था हाँ तो पहले लोगों को इंस्टाग्राम नहीं था तो आपको इसलिए ज़्यादा नहीं पता होगा। पहले एक जैसे चाइनीज भी है, हमारे हाँ जी। इंडियन में भी, इंडिया में भी करते थे। एक पहले ना इसको सिंगी बोलते थे, ठीक है, हाँ हाँ जैसे सींग जो हाँ, किसी ये भी तो मैंने जानवर के, देखा है, नी में से पीक निकालते थे, कुछ ऐसा वो करते थे। अलग प्रोसेस होती है। हाँ ओके। मतलब वो भी इसी में होता है, वो इसको वो पीक भी निकालना हाँ। भी, या फिर जैसे कुछ लोग लीच थेरेपी बोलते हैं, लीच ओके। भी, वो एक टाइप से आपने उसको ब्लड निकाल देना जो यूजफुल ब्लड नहीं है आपका, ओके। वो उस तरीके से करते थे। तो हम लोग कपिंग में क्या करते हैं, अब जैसे कप्स जो आते हैं आजकल, तो मतलब जैसे जैसे आपकी टेक्निक्स बढ़ी हाँ हैं जी। तो वो कप्स दूसरे आ गए। कुछ पहले फायर कपिंग भी करते थे, फायर के साथ सक्शन करते थे। बट अब क्या हो गया कि मतलब जैसे ही थोड़ी टेक्निक बढ़ी है हाँ। तो वो पंप ऐसे आ गए, हम लोग पंप से ही उसको सक्शन कर लेते हैं ओके, इट्स कप्स को। पेनफुल। नहीं नहीं, कोई पेनफुल नहीं है, आप ओके। लगवा के देखना कभी भी, आपको पेन होगा भी नहीं। हाँ ओके। वो ऐसे लगेगा कि किसी ने मुझे ऐसे पकड़ रखा है, बस। बस इससे ऐसा ज्यादा नहीं। इतना नहीं है कि आप पर बोलो कि ये पेन है। रिलीफिंग होते हैं, कितना रिलीफ बिल्कुल करते डेफिनेटली रिलीव करता है, बट प्रॉपर प्लेसमेंट के साथ और अच्छी जगह जहां आपको पेन हो, वहां हमने उसके पॉइंट्स ढूंढने होते हैं। ऐसा नहीं है ओके। कि कभी भी आप, ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो हाँ। एक कप खरीद लेते हैं, पूरा कप पूरा सेट अमेजोन पे हाँ। कहीं भी मिल जाता है, वो कहते हैं मैंने घर पे ही कर लिया। हमारे पास आते हैं, दिखाते हैं कि मैंने कपिंग की हुई है यहाँ पे, ऐसे ऐसे दिख ऑटोमेटिकली दिखेगा आपको वो, हाँ। क्योंकि उसके बाद ना आपके निशान निशान रहेंगे। तो वो कहते हैं वो कि मैंने कितने की। देर तक रहते हैं वो निशान कपिंग के? वो डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी और पर्सन टू पर्सन, किसी के 2-4 दिनों में भी हट जाते हैं, किसी का 10-15 दिन भी ले लेता है। ओह। 1 वीक to 2 वीक उसका टाइम रहता टाइम है, रहता ठीक है। तो हम लोग इसको बात कर रहे थे कि जैसे ही हम लोग कपिंग जो यूज़ करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि कप होता है ना जो, वो रखते हैं बॉडी पॉइंट पे जहाँ आपको पेन है या जहाँ आपकी मसल टाइटनेस है, तो वहाँ रख लेते हैं। तो उसको हम लोग 10-15 मिनट के लिए छोड़ते हैं, ठीक है। देन जब कम टाइटनेस होती है तो 10-15 मिनट के बाद वो रिलीज हो जाती है जनरली, ठीक है। तो एक तो प्रोसेस ही होती है, हाँ जी। इसको बोलते हैं हम लोग ड्राई कपिंग। ड्राई कपिंग। ड्राई कपिंग होता है, इसमें कोई ऐसा कुछ भी यूज नहीं होता, मतलब ना एक ब्लड तो आता सिर्फ है ना ब्लड कुछ। वाले भी देखे हैं मैंने। हाँ। वो क्या होता है? वो जो ब्लड वाली होती है उसको बोलते हैं हिजामा कपिंग। हिजामा कपिंग। हाँ, हमारी बॉडी में जैसे ब्लड है ना जो, हाँ जी। हमारी बॉडी में एक तो आपकी आर्टरी में, वेन्स में सारा दिन ब्लड फ्लो कर रहा है। एक ब्लड ऐसा भी है जो बॉडी पार्ट पे जाके वहां पे रुक रहा है। रुक मतलब ऐसा नहीं है वो वेस्ट है आपका ब्लड, ठीक है, बट वो यूज कम हो रहा है। ओके। तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे बॉडी पार्ट पे हम कप करते हैं। कप करने से वो क्या होता है कि जो जैसे वहाँ पे सक्शन बनता है, मसल ऊपर उठ जाती है, तो वो आसपास का ब्लड है ना वहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। ओके। ठीक है, तो हम लोग उसको 10-15 मिनट के लिए रखते हैं। देन हम लोग एक सर्जिकल ब्लेड लेते हैं या नीडल लेते हैं, वहाँ पे छोटे छोटे माइनर कट्स बोलते हैं उसको। ओके। तो इट्स माइनर पेनफुल। इट्स लाइक जैसे आपको कोई चींटी काट गई है या आपने कोई हेयर पुल कर लिया एक, इतना सा पेन होता है, बहुत माइनर होता है, बिल्कुल आपको मतलब बहुत फास्ट होता है, तो ये प्रोसेस बहुत फास्ट होती है तो आपको पता नहीं लगता। ओके। तो फिर जब हमने कट कर दिया, हाँ जी, दोबारा फिर उसके ऊपर कप लगाते हैं। ओके। ठीक है, तो वो जो ब्लड था अंदर, हाँ जी। वो छोटे छोटे माइनर कट जो हमने लगाए उससे बाहर निकलेगा। ओके। ठीक है, तो वो ब्लड आपका इतना यूजफुल नहीं होता। ठीक है, ओके। तो उसको फिर वाइप आउट कर दिया जाता है। उसके बाद वहाँ पे जो भी हमने बिटाडीन लगानी है ऐसे कुछ वो करके, उसके बाद उनको फ्रेशनेस फील होती है, जो उनको मतलब मसल उनकी जो रिलीज हो जाती है, वो बोलते हैं कि यार मैं तो अब ऐसा लग रहा है कि मैं खुल गया, ऐसे मतलब ये प्रोसेस होती है कपिंग, ड्राई कपिंग और हिजामा कपिंग। ड्राई कपिंग और हिजामा कपिंग हमने बताई, कौन सी ज़्यादा बेस्ट है वैसे आपके ख्याल में? डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी। अगर आपकी बॉडी बहुत आप उसको यूज़ करते हो, जैसे लाइक ये जो जिम गोइंग पर्सन है, स्पोर्ट्स पर्सन है, तो इनको हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आप हिजामा कपिंग कराओ। बट ये ऐसा नहीं है कि आप बार बार कराओ, कि हर महीने हर 15 दिन। तो इसको हम लोग मतलब रिकमेंड करते हैं कि 2-3 महीने में एक बार कराओ। जैसे आप ब्लड डोनेट करते हो ना, डॉक्टर्स भी आपको बोलते हैं कि 3 महीने तक आपको दोबारा ब्लड देना नहीं है, तो ऐसे ही इसमें भी ब्लड लॉस तो होता ही है, उतना ही ब्लड लॉस होता है। तो इसके लिए भी आपको 2-3 महीने में एक बार कराना चाहिए। जो आपकी ड्राई कपिंग है, ड्राई कपिंग का जो रिलीज रहता है, जो रिलैक्सेशन होती है, वो थोड़े टाइम के लिए होती है। ठीक है, तो आप इसको 2 वीक में भी दोबारा करा सकते हो। कुछ लोग मंथ भी कराते हैं, बल्कि मेरे पास तो इतने पेशेंट्स हैं या स्पोर्ट्स पर्सन है जो हमारे पास मंथली बेसिस पे आते हैं। इवन कि वो बोलते हैं कि हमें बार बार कौन याद कराएगा कि मुझे उस दिन आना है। तो हमें वो पहले ही पेमेंट कर जाते हैं कि मेरा उस दिन का रिमाइंडर लगवा देना। तो मतलब इतना पैशनेट है लोग कपिंग को लेके। पैशनेट कपिंग को लेके भी हैं,
हाँ। और पैशनेट अपनी हेल्थ को लेके भी है, हेल्थ को लेके और पैशनेट अपने पोस्चर और अपनी बॉडी की जो टाइटनेस है लेके। उन चीज़ों के लेके है। तो अवेयरनेस है लोगों में। कुछ मुझे लगता है आजकल इंटरनेट में बहुत सारी चीज़ों के लिए अवेयरनेस कर भी दी है सर, कहीं ना कहीं पहले उतना नहीं था। आजकल एक चीज़ अब यहाँ पे आई है, जब अवेयरनेस की बात आ रही है अब हमारी, तो अब आपके पास डायरेक्ट कितने पेशेंट आते हैं? मतलब पहले ऑर्थो के पास जाते हैं, या फिर न्यूरो सर्जन के पास, या न्यूरो डॉक्टर के पास जाते हैं, ऑर्थो के वाले डॉक्टर के पास जाते हैं, या फिर सीधा ही वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास आ जाते हैं? मैम देखो, पहले से तो अवेयरनेस काफ़ी है, ठीक है, और कुछ लोग अभी भी हैं जो उनके पास जाते हैं, बट उस चीज़ के लिए उनको देखना पड़ता है कि मतलब सबसे पहले तो किसी को पेन होता है तो एक फियर फैक्टर तो सबसे पहले होता है कि कभी मेरा कोई मतलब मेरी कोई ब्रेक फ्रैक्चर वगैरह ना हो गया हो, कोई मेरी मसल इंजरी ना होगी या कुछ और ना हो गया हो, तो इसके लिए वो सबसे पहले कई बार जाते हैं बहुत सारे। बट कुछ लोग ऐसे हैं जो डायरेक्टली हमारे पास ही आते हैं, वो हमें डायरेक्टली बोलते हैं कि भाई मैं गिर गया हूँ, मुझे यहाँ पे चोट लगी है, मेरा देखिए, तो हम लोग उनको ट्रीट करते हैं, या जब सबसे पहले हम लोग उनको असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट के लिए अगर हमें कुछ स्कैन की ज़रूरत होती है, लाइक एक्सरे, एमआरआई वगैरह, तो हम लोग उनको रिकमेंड करते हैं। अगर हमें कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह की ज़रूरत होती है तो डायग्नोस्टिक पर्पज़ पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी करवाते हैं। अदरवाइज बहुत मैक्सिमम केसेस में तो हम लोग जैसे अपनी जो असेसमेंट होती है, फिजिकल असेसमेंट होती है, उसमें कुछ स्पेशल टेस्ट हैं, कुछ पल्पेशन है, कुछ इवैल्यूएशन है, वो करके पता लग जाता है कि इसको इतनी मेजर इश्यूज नहीं है, तो देन उसको ट्रीटमेंट देते हैं और वो ठीक हो जाते हैं। मैम सर, अब आती है हमारी बात सर्जरी की, है ना? आजकल काफ़ी सारी तरह की सर्जरी होती है, जैसे कि नी रिप्लेसमेंट हो गया, या फिर हिप रिप्लेसमेंट हो गया, या फिर कभी कभी बाजू टूट जाती है, या फिर लेग ब्रेक डाउन हो जाता है, कुछ भी। तो बॉडी की किसी भी हड्डियों से रिलेटेड जब भी कोई दिक्कत आती है, न्यूरो से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती है, तो डॉक्टर सर्जरी के बाद हमेशा बोलते हैं कि आपको एक अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट ढूंढना है और रेगुलर फिजियोथेरेपी करानी है, तब जाके आप ठीक होगे। ऐसा क्यों? मैम जैसे ही आप कोई सर्जरी कराते हो, चाहे आपके वो नी रिप्लेसमेंट कराया जिसको टी केयर बोलते हैं, या हिप रिप्लेसमेंट कराया, या कोई आपने बोन फ्रैक्चर हुई उससे रिलेटेड कोई सर्जरी कराया, या आपने इंटरनल ऑर्गन से रिलेटेड कोई भी सर्जरी कराते हैं, चाहे ब्रेन हो, स्पाइन हो, मैं कहता हूँ कोई भी किसी भी बॉडी पार्ट से रिलेटेड आप सर्जरी कराते हो, तो जब भी आपका वो इंसिजन करते हैं, कट करते हैं ना, तो उसमें आपकी मसल्स का वियर एंड टियर होना ही होना है, ठीक है। मीन्स कि आपकी मसल्स का कहीं ना कहीं कट जाना, या मतलब जैसे इधर जब उसको रिप्लेस करते हैं, जैसे आपने एक पर्टिकुलर जगह पे पहुंचना अपने बोन तक, हाँ जी, तो बोन में और स्किन के बीच में, मतलब आपको बोन तक पहुंचने के लिए आपको मसल्स को इधर उधर करना पड़ेगा, तो उसमें वियर एंड टियर उसको बोलते हैं, तो वियर एंड टियर आता ही आता है, ठीक है। तो अगर नहीं भी आता ना, तो आपकी मसल्स जैसे ही आप कोई सर्जरी करा के आते हो, तो आपको वो कुछ बॉडी पार्ट, पर्टिकुलर पार्ट अपने होल्ड करके रखना है, हिलने नहीं देना है, तो उसके लिए वो आपकी मसल वेस्टिंग हो जाती है, आपका ज्वाइंट फ्रीज होने लग जाता है, बल्कि आजकल तो TKR में वो सेकंड डे या फर्स्ट डे भी चलाने लग जाते हैं। तो आपको आफ्टर सर्जरी आपकी मसल की पावर के लिए, आपकी ज्वाइंट की फुल रेंज के लिए, आपका बैलेंस के लिए, आपकी गेट ट्रेनिंग के लिए, ये आपको आफ्टर सर्जरी फिजियोथेरेपी कंपलसरी है। और अगर आप फिजियोथेरेपी नहीं करते हो, मींस की एक्सरसाइज नहीं करते हो, तो वो सर्जरी सक्सेसफुल नहीं मानी जाती, होती ही नहीं है। सर्जरी तो सक्सेसफुल करते हैं, हाँ, उसमें किसी भी सर्जन का कोई फॉल्ट नहीं है कि उसने गलत किया है, सर्जरी ठीक होती है, ठीक है। अगर सर्जरी सही नहीं होती तो उस टाइम ही उसको प्रॉब्लम हो जाती, बट अगर आप उसके बाद, सर्जरी के बाद उसकी केयर नहीं करते, आपकी ज्वाइंट की मोबिलिटी नहीं करते, आप मसल को स्ट्रेंथ नहीं करते, तो आपकी सर्जरी सक्सेसफुल नहीं होगी। तो इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज प्रोटोकॉल, चाहे वो फिजियोथेरेपिस्ट का रिकमेंडेड हो, बल्कि खुद फिजियोथेरेपिस्ट करवाते हैं, तो ये आफ्टर सर्जरी फिजियोथेरेपी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। बहुत बड़ा रोल। सर, ये मसल वेस्टिंग होती क्या है? मसल वेस्टिंग मान के चलो कि जैसे आपकी कोई मसल है ना, उसकी गर्थ है, मतलब गर्थ उसके हम लोग मापते हैं कि पर्टिकुलर, या उसकी स्ट्रेंथ होती है, जिसको हम लोग मैनुअल मसल टेस्टिंग बोलते हैं, MMT, ठीक है। तो हम लोग उसकी MMT करते हैं। MMT मतलब उसकी पावर चेक करते हैं कि कितनी होती है, वो 0 से 5 के बीच में होती है। आपकी, मेरी, या जो भी नॉर्मल है उसकी 5 होगी, बट जैसे ही कोई सर्जरी करता है तो उसकी वो पावर लॉस होती है, ठीक है, वो कईयों की 0 तक भी आ जाती है। फिर हमने उसको
दोबारा उसकी पावर को रीगेन कराना है। ओके ठीक है, 0 से बोलें या 1 से बोलें तो बार बार उसको 5 तक लेके जाना है। ओके। अगर आपने सर्जरी कराई, हाँ जी। ठीक है, आपकी पावर 5 तक नहीं जा रही, हाँ। ठीक है, तो वो आपकी कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में लैकिंग रहेगी, कहीं ना कहीं आपका पोस्चर ठीक नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं आपको पेन फील हो सकता है। ओके। फिर आप सर्जन को ब्लेम करोगे कि हाँ मेरी सर्जरी ठीक नहीं हुई। मसल वेस्टिंग को रोकने के लिए आपकी एक्सरसाइज बहुत जरूरी है सर। एक्सरसाइजेस करते हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं फिजियोथेरेपी का एक पार्ट माना जाता है। फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज को एक जैसा माना जाता है। आपने देखा होगा कि मैंने बहुत सारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड फिजियोथेरेपिस्ट से सुना है कि एक्सरसाइज से ज़्यादा करने से पहले आपको वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। ये क्यों ज़रूरी है सर वार्म अप करना आपको? वार्म अप करना तो बहुत ज़रूरी होता है। चाहे आप कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट कर रहे हो, चाहे आप रनिंग स्टार्ट करोगे, चाहे आप जिम स्टार्ट करोगे, कुछ भी एक्सरसाइज स्टार्ट करोगे ना, तो आपके लिए वार्म अप करना स्टार्ट जरूरी है। ओके। ठीक है, जैसे आपने कहीं जाना, आप अपनी गाड़ी में बैठते हो तो 2 मिनट के लिए आप गाड़ी को ऑन करके रखते हो। ठीक है, ऐसा नहीं आप बैठे और डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट स्टार्ट करती या हाँ जी। लेके चले गए। ठीक है, तो वो एक ज़रूरी है वार्म अप बॉडी के लिए। वार्म अप करने से आपकी बॉडी, आपकी मसल्स तैयार होती हैं कि हमने एक्सरसाइज करनी है। ओके। या उसका जो आपने एक बाइसेप्स के लिए 15 किलो का वेट करना है, तो हाँ जी। पहले आप बाइसेप्स को एक्टिवेट करो कि हाँ लो वेट के साथ। मैं तो कहता हूँ वार्म अप विदाउट वेट ही होता है। ठीक है, आप ओके। 5 बार 10 बार 20 बार जो भी आप उसको ये करो। वार्म अप करने से आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होता है, मसल्स की मेमोरी दोबारा जागती है कि हाँ अब हमने एक्सरसाइज करनी है, अब हमारा यूज होएगा। ओके। एक टाइप से मतलब मसल्स को याद करा रहे हो कि हाँ अब आपका यूज यूज होएगा। होगा। ऐसा नहीं है डायरेक्ट चलो भाई उठाओ और करने लग जाओ। वार्म अप इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ एक वो छोटा सा है। ठीक है, तो आप वार्म अप करो। वार्म अप के बाद जो आपकी जनरल एक्सरसाइज है, जो भी जितनी भी आप करते हो सब करो। उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कूल डाउन। ओके। वो कूल क्या होता है डाउन, सर? कूल डाउन आपका वार्म अप जितना ही इंपॉर्टेंट है, मैं बोलूँगा कि उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके। ठीक है, तो जितनी देर का आप वार्म अप करते हो, मान के चलो आप 20 मिनट का वार्म अप करते हो, तो आप तो एटलीस्ट 10 मिनट तो आपको कूल डाउन में लगानी चाहिए। ओके। ऐसा नहीं है आपने रनिंग की, आपने बैग उठाया और चल दिया वापस। ठीक है, वो कूल डाउन में आप प्रॉपरली अपनी स्ट्रेचिंग कराओ, जिससे आपके जो मसल्स एकदम हाइपर एक्टिवेशन हुई थी, चाहे आप किसी भी टाइप, चाहे आप एक्सरसाइज से कर रहे हो, चाहे रनिंग से कर रहे हो, चाहे किसी से, तो उसको अपना दोबारा उस रेस्टिंग स्टेज में जाने के लिए उसको थोड़ा सा कूल डाउन बहुत ज़रूरी है। ओके। बेसिकली वार्म अप और कूल डाउन एक्सरसाइज से पहले और बाद में बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ें है बिल्कुल ना। ज़रूरी है। तो एक चीज़ और बताओ सर आप मुझे आज कि एक कोई एक्सरसाइज जिससे मैं पूरी बॉडी की एकदम से एक्सरसाइज हो जाए मेरी और पूरी स्टिफनेस दूर हो जाए, मेरे पूरी पूरी बॉडी वार्म अप भी हो जाए, एक्सरसाइज भी हो जाए, कुछ ऐसी एक्सरसाइज होती हैं क्या? ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइज हैं जिसको हम लोग कॉम्बो एक्सरसाइज बोलते हैं। ठीक है, ओके। कॉम्बो एक्सरसाइज में आपकी हेड टू टो, जिसमें पूरा का पूरा स्ट्रेच हो जाता है। ओके। जैसे अपने एंशियंट इंडिया में जो अपने ऋषि मुनिया, उन्होंने एक सूर्य नमस्कार को वो इजाद किया था। हाँ जी। ठीक है, जो सूर्य नमस्कार की आप सूर्य नमस्कार में आपके जितने भी पोस्चर्स है ना, ठीक है, आपके सारे। हेड से लेके आपकी टो तक फुल बॉडी का वर्कआउट है वो। ओके। ठीक है, ऐसे एक वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट स्ट्रेच बोलते हैं जिसमें आपकी फुल बॉडी स्ट्रेच हो जाती है। ओके। ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ हैं जो आपके मतलब फुल बॉडी को फुल एक्सरसाइज। बॉडी को, चाहे वो आपकी एक्टिवेशन हो, चाहे आपकी स्ट्रेचिंग हो, चाहे उसके लिए बहुत कंपलसरी है। और ऐसी आपको मतलब बहुत सारी मिलेंगी ऐसी। बेसिकली अगर हम बहुत सारी की ना बात करके सिर्फ सूर्य नमस्कार की बात सूर्य करें, नमस्कार करो। सूर्य नमस्कार अगर आप करते हो तो पूरी बॉडी की एक्सरसाइज आपकी हो जाती है, और 11 10 21 जितने भी करना चाहते हो तो आप कर सकते ये तो आपकी बॉडी अलाउ करेगी, आपने 10 बार करना है, 20 बार करना है, 30 बार करना है। ठीक है, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि मैं आपको बोलूँ कि आपने 10 करो। जितना करोगे आपकी बॉडी उतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होएगी। सूर्य नमस्कार एक कॉम्बो एक्सरसाइज है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ओह दैट्स ग्रेट। ठीक है, मैं उसके भी साथ करती हूँ सर रोज। उसके साथ नहीं अच्छी बात है। उसके साथ आपको ब्रीदिंग पैटर्न्स को, अगर आप ब्रीदिंग मतलब बेसिकली योगा के पार्ट्स हमें योगा को अपनी लाइफ में ले आना ऐड करो, चाहिए। योगा हो या एक्सरसाइज हो, एक्सरसाइज आपको ऐड करनी ही करनी चाहिए। अपने आप को 24 घंटे में से ट्राई करो एटलीस्ट 1 आवर अपनी बॉडी को दो आप। हाँ बहुत ठीक जरूरी है। आपके गैजेट्स, आपके मतलब आपके इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, आपका काम, आपकी ड्राइविंग, सब कुछ अलग पार्ट है। बट अपनी बॉडी को आप 1 घंटा दे के देखो। जिस दिन आप एक दिन दोगे ना, तो मजा आपको खुद ही लगेगा यार आज तो मैं फ्रेश फील कर रही हूँ।
ये बात बिल्कुल सही बोली सर। ये मैं अक्सर अपने पॉडकास्ट में ही बोलती हूँ, अगर हम जेन्युइनली इस बात को लेके चले कि जब आप खुद से प्यार करना, खुद के साथ बात करना, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना, खुद के बारे में सोचना, खुद को प्योरिटी पे रखना, खुद की हेल्थ के बारे में सोचना, खुद को मेंटली आप डिस्टर्ब ना करके मेंटली हेल्थ पे आप ध्यान दो, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं अगर आप एक अच्छी और ब्यूटीफुल लाइफ चाहते हो। मैं तो अक्सर बोलती हूँ कि अगर आप खुद से प्यार करोगे तब भी आप अपने आसपास, अपने परिवार से, अपने आसपास पड़ोसियों से, अपने आसपास दोस्तों से प्यार कर पाओगे। अगर आप ठीक ही नहीं हो तो प्यार भी कहाँ से करोगे किसी से? अगर आपकी सेहत ही नहीं अलाउ कर रही है, अगर आप खुद को टाइम ही नहीं देते हो, आप खुद के बारे में सोचते नहीं हो, तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि जैसे आपने बताया कि 1 घंटा एक्सरसाइज हो, चाहे मेंटल हेल्थ को लेके हो, चाहे फिजिकल हेल्थ को लेके हो, चाहे आपकी कोई और वैरायटी ऑफ चीज़ें हों, खुद को समझो। मोदी जी ने भी अपने पॉडकास्ट में बोला था कि मैं कुछ समय खुद के साथ बिताता हूँ। खुद के साथ भी समय बिताना बहुत ज़रूरी है सर, मुझे भी लगता है। तो ये जैसे ही आप अपने आप को टाइम देने लगोगे ना, जो इसका आपका बॉडी माइंड कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा। ठीक है, आपको जिस जिस दिन भी आपसे स्टार्ट करोगे ना, आपको खुद लगेगा कि हाँ, मेरी जो एनर्जी है, जो आपकी नेगेटिव एनर्जी ऑटोमेटिकली आउट जाएगी। ठीक है, तो आपकी बॉडी फ्रेश फील करेगी। किसी दिन आप उठ के जाके देखना, आप बिफोर सनराइज ना, ठीक है, मतलब एक दिन उठ के जाके देखना आप बिफोर सनराइज, की आपको लगेगा कि हाँ, मैं मतलब इस पार्ट को कैसे मिस कर रही थी मैं। नहीं, वो बिल्कुल सही बोला आपने कि बिफोर सन के बारे में अब दोबारा फिर बातें होनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि मैं तो एक ऐसी फैमिली से आती हूँ जहाँ पे सुबह 4 बजे उठा जाता है। मैं आज भी 5 साढ़े 5 बजे तक उठ जाती हूँ। वो बात अलग है कि मैं घर से नहीं निकल पाती क्योंकि डॉक्टर ने स्कूल जाना होता है, इसलिए उठना पड़ता है ना। हमारा सीडेंटरी लाइफस्टाइल है ना, तो इसमें वो हमें सबसे थोड़ा बेस्ट था। अपने आप को उसी अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना पड़ता है। बट अगर आप इतनी अर्ली मॉर्निंग नहीं जा पा रहे हो या कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो आपको डे टाइम में कभी भी अपने आप को टाइम निकालो। एटलीस्ट 1 आवर तो आपको अपने लिए निकालना चाहिए। सर अब हम दोबारा फिर अपनी फिजियोथेरेपिस्ट के सब्जेक्ट पे आते हैं। सर मुझे अब ये जानना है कि फिजियोथेरेपी क्या हम घर में आपको बुलाकर भी लोग फिजियोथेरेपिस्ट करवा सकते हैं? क्या आप होम सर्विसेज भी देते हो इसकी? मैम, फिजियोथेरेपी लाइक जैसे हम लोग क्लिनिक में फिजियोथेरेपी कराते हैं, ऐसे ही फिजियोथेरेपी हम लोग घर पे भी देते हैं। ओके। हमारे पास जैसे कुछ पेशेंट्स हैं जो कॉल करते हैं कि मैं क्लिनिक में नहीं आ सकता, चाहे उन्होंने सर्जरी कराई हो, चाहे उन्होंने उनकी भाई अलाउ किया हो कि आपने मूव नहीं करना, बट वो घर में चल लेते हैं वॉकर से या किसी और चीज़ के साथ चल लेते हैं, बट वो इतना ट्रैवल नहीं कर पाते हैं। तो वो हमें घर पे बुलाते हैं। क्योंकि मेरे पास तो जैसे मतलब हम लोग यहाँ पे रहते हैं सेंटर में, तो मेरे पास लोग कॉल करते हैं कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, यूके से और न्यूजीलैंड से कि हमारे पेरेंट्स यहाँ रहते हैं। ठीक है, तो वो दोनों अकेले हैं, वो मूव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो मतलब ड्राइव कर नहीं पाते हैं या फिर आ जा नहीं सकते हैं, तो वो कहते हैं कि आप घर पे जाके आप उनको सर्विस दीजिए, होम फिजियोथेरेपी। तो हम उनके लिए, हम मेरे पास एक डेडिकेटेड टीम है जो घर पे जाके उनको मतलब फिजियोथेरेपी कराती है, और जो उनके पेन से रिलेटेड हो, पोस्चर से रिलेटेड हो या वॉक से रिलेटेड हो, जीरियाट्रिक, पीडियाट्रिक, जो कोई भी फिजियोथेरेपी हो, तो हम लोग घर पे देते हैं। सेम फिजियोथेरेपी जो हम लोग क्लिनिक में करते हैं, वही हम लोग उनको सेम क्वालिटी की फिजियोथेरेपी हम लोग घर पे देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोगों का जो क्लिनिक का और वहाँ का घर का जो ट्रीटमेंट है वो प्लान अलग अलग होता है, सेम होता है। तो लोगों की दवाएं भी बहुत मिलती होंगी। दुआएं तो मिलती है। जब पेन से रिलीफ हो जाते हैं तो कैसा फील करते हो आप? कैसा फील करते हो पहले तो मुझे आपसे जानना है। पर्सनली तो देखो, पर्सनली तो मैं यही कहूँगा कि पैसा अलग बात है। पैसा तो मिलता ही है, प्रोफेशन है तो पैसे के लिए ही काम करता है हर कोई। बट जब वो, जैसे हम लोग किसी के घर में जाते हैं ना, तो जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो जो नहीं चल फिर सकते या फिर जो बाउंड है एक रूम में या घर में अपने, तो वो जब उनका पेन ठीक होता है, उनको थोड़ा रिलीफ मिलता है ना, वो कई बार ऐसा होता है, बैठ जा तुझे चाय पिलाता हूँ मैं, ये करता हूँ, कुछ ऐसे खाने को कि नहीं ये करके ये कर, ये खा, उनको प्यार भी, मतलब वो प्यार भी करते हैं, इतने मतलब प्यार से बोलते हैं कि हाँ आप मेरे घर पे आए, थैंक यू। ऐसे कोई आता नहीं है, हम लोग उनकी बात सुनते हैं। उनको एक जो कम्युनिकेशन है ना, वो होता ही नहीं उनके, कम्युनिकेशन गैप आ जाता है बच्चों के साथ, बच्चे बाहर रहते हैं, पेरेंट्स एक इस टाइप की फिजियोथेरेपी होती है। दूसरी जो सर्जरी होती है, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि जिसमें आपका जो सर्जन है वो बोलता है कि आपने मूव नहीं करना, आपने वेट बेयरिंग नहीं करनी, उनके लिए अलग से, मतलब जैसे उनके लिए अलग थेरेपिस्ट होते हैं, तो वो उनके घर पे जाते हैं, फिर वो उनको
मतलब जैसे पहले उनको वॉक करवाते हैं या तो वो पहले उनको एक्सरसाइज कराते हैं, फिर उसके उनको वॉकिंग पे लेके आते हैं। जब वो वॉकर से स्टिक पे आ जाते हैं तो वो इतने कैपेबल हो जाते हैं कि वो फिर क्लिनिक में भी आ क्लिनिक जाते में। हैं। सर आजकल जैसे कि आप जानते हो कि सबको 9 to 5 बैठ के जॉब करनी है ना, उसके कारण लोगों को, मैक्सिमम लोगों को सर्वाइकल पेन्स हैं। क्या सर्वाइकल पेन्स भी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाकर ठीक हो जाती है? कितनी सीटिंग में ठीक हो जाती हैं ये? देखो जैसे आज के, ऐसा नहीं है कि 9 to 5 जॉब अभी स्टार्ट हुई है, ये तो मतलब बहुत पुराने से यही चल रहा है। बट आज के टाइम में क्या हो गया कि आपकी लैक ऑफ एक्टिविटी बहुत बढ़ गई है। हाँ ठीक है, जी। पहले लोग अपने ऑफिस में जाने से पहले जल्दी उठते थे, हाँ जी। 4 बजे भी उठने वाले थे, 5 बजे भी उठने वाले थे। तो उस टाइम में उठ के अपने जो भी नॉर्मल वर्कआउट रूटीन है अपने वो करते थे, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी करते थे। फिर अपना ऑफिस का काम करने के बाद ठीक है वो आके अपना खेलना कूदना या जो भी करते थे वो करते ही करते थे, एक रूटीन था उनका। हाँ जी। बट आज के टाइम में क्या है कि आज के टाइम जब जैसे ही गैजेट्स की मतलब जैसे ही गैजेट्स बढ़े ना, ठीक है, लोग उठते हैं सुबह अपना फ़ोन यूज़ करते हैं, देखते हैं, ठीक है, आधा पौना घंटा कोई व्हाट्सएप चेक करते हैं, कोई मेल है, कोई कुछ है। देन उसके बाद ऑफिस आवर्स पहले से लॉन्ग हो गए हैं। हाँ जी। पहले जब छोटे लोग पहले ऑफिशियल आवर्स जो होते थे छोटे होते थे, छोटे। अब उन्होंने बड़ा कर दिया, 9-10 आवर्स की जॉब होने लगी है। उसके बाद भी उनका स्ट्रेस लेवल इतना है ना कि घर पे आके भी उनको कुछ ना कुछ चेक करना ही पड़ता है कि हाँ कोई मेल तो नहीं है, कोई व्हाट्सएप तो नहीं है। तो उसकी वजह से जो उनका जो लाइफस्टाइल है ना वो बहुत सीडेंटरी हो गया, या ऐसे बोले कि वो गैजेट से रिलेटेड ही एक वो हो गया। रात को सोने से पहले भी आपको चेक करके सोते हैं कि कोई इम्पोर्टेंट कुछ अपडेट तो नहीं है, ऐसा कुछ तो नहीं है। तो उनका एक्सरसाइज का जो रूटीन है टूट रूटीन गया, है ना वो टूट ही गया। उसके कारण सर्वाइकल उसके कारण आपके सर्वाइकल बैक ये सारी चीजें होनी शुरू। ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम आने लगी। तो जैसे ही अब आप पूछ रहे थे कि कितने दिन लगते हैं, डिपेंड ये करता है कि उसकी वो क्या कंडीशन हमारे पास लेके आता है। एक्यूट कंडीशन लेके आता तो एक आधे दिन में, 1 या 2 दिन में उसका ठीक हो जाता है। हाँ जी। अगर वो क्रोनिक कंडीशन लेके आता है कि मीन्स उसका पेन बिल्कुल पक चुका है, हाँ जी। ठीक है, तो जितना आप पेन पका के लेके आओगे उतना ही ज़्यादा उसको आपको ठीक करने में टाइम लगेगा। तो हमारे तो बल्कि हम लोग तो ये बोलते हैं अगर आप एक्यूट कंडीशन में आओगे, आपका पेन स्टार्ट हुआ तो आप तभी आओगे, तो इसमें 2 चीज़ें होंगी। हाँ जी। आपका पेन जल्दी ठीक होएगा, आपका पैसा कम लगेगा। सिंपल सी बात है। और अगर जितना ही आप लेट आओगे उतने ही ज्यादा टाइम लगेगा, पेन भी उतने दिन से उतना सह ही ही रहे हो। पेन आप, हाँ पेन तो आप बियर कर ही रहे हो। हाँ, वो पेन तो bear कर रहे हो। आपका भी वेट मत करो कि पेन मेरा ऑटोमेटिकली चला जाएगा। अगर कोई चीज अगर आपकी बॉडी में पेन आया ना, मीन्स की कोई ना कोई प्रॉब्लम की वजह से पेन आया। तो बेटर है कि आप पहले दिन जाओ, उसी दिन आप ट्रीट कराओ। क्यों आप पेन में जी रहे हो? 15-20 दिन, 20 दिन, 1 महीना वेट करके आप दोबारा जाते हो। तो ये कि जितना आप जल्दी दिखाओगे उतना जल्दी आपका पेन ठीक होगा, जितना लेट दिखाओगे उतना ही टाइम आपको पेन को ठीक करने में लगेगा। ओके, बेसिकली जल्दी से जल्दी आपको रिलीव करने के लिए जल्दी से जल्दी फिजियोथेरेपिस्ट के पास चले जाना चाहिए, बिल्कुल दिखा है लेना ना। चाहिए। सर आज आपने हमें बहुत ही उम्दा जानकारी दी। अगर मैं फिजियोथेरेपिस्ट के साथ साथ आप लोगों को बोलूं कि यू आर अ पेन किलर डॉक्टर्स, तो मुझे लगता है ये कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाकर भयंकर से भयंकर पेन से भी आप रिलीव हो जाते हो, इसलिए आपको पेन किलर डॉक्टर भी बोला जा सकता है। आपने अपने कीमती टाइम में से हमें टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। आप पॉडकास्ट विद द शालू को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यही शो है जो आपको बनाता है आपके ही जीवन का मास्टर और देता है ढेर सारी जानकारी।